सलाम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम समरी प्लस पास्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को हम समराइज करने जाएंगे जो कि मेनली पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के दरमियान जो है वो रिलेशन को डिस्कस किया जाता है। इस थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड दो लॉ जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है। पास्ट पेपर में कई बार ये पूछा गया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है। दूसरी इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी को शो करता है। न्यूमेरिकल करते वक्त इंटरनल एनर्जी जब भी इजाफा होगा तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम प्लस में लेंगे, जब भी इंटरनल एनर्जी में कमी होगी इसकी वैल्यू को हम माइनस में लेंगे। हीट सप्लाई सिस्टम को जब भी की जाएगी इसकी वैल्यू प्लस में रखी जाएगी। हीट रिजेक्टेड जब भी होगी इसकी वैल्यू हम डेल्टा क्यू की वैल्यू माइनस में रखेंगे। सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो हम इसको जो है वो प्लस में लेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो हम इसको माइनस में लेंगे। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखिएगा। साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जो जहां से शुरू होता है, द सिस्टम विच स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट, जो जहां से शुरू होगा वहीं पर जाकर एंड होता है, उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा जीरो के बराबर होती है, क्योंकि जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होती है वही फाइनल इंटरनल एनर्जी होती है। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी में से इनिशियल इंटरनल एनर्जी को माइनस करेंगे तो दोनों में डिफरेंस जो होता है वो जीरो के बराबर आता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो सबसे मेन चीज जो है वो है उसकी एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन ही ऐसा टॉपिक है जिससे एमसीक्यू आता ही आता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चार एप्लीकेशन है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट एनर्जी, नो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी उसमें फ्लो नहीं करती। आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और साथ ही साथ वर्क डन दोनों में कन्वर्ट होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला याद रखिएगा, P बराबर होता है डेल्टा V के बराबर, ये भी न्यूमेरिकल के तौर पर है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट होती है। वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आती, डेल्टा V जीरो के बराबर होता है। वर्क डन यहाँ जीरो के बराबर होता है क्योंकि पूरी की पूरी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम वर्क डन किस में होता है तो भी आंसर आपका आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। मैक्सिमम वर्क डन होता है क्योंकि पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रोसेस को स्लोली परफॉर्म करवा रहे होते हैं क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, क्योंकि एक्सपेंशन के दौरान जब भी गैस एक्सपेंड होती है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है, तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट सप्लाई की जाती है, और हीट सप्लाई के लिए हमें स्लोली ये प्रोसेस परफॉर्म करवाना होता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी तरीके से जब गैस कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट को स्लोली रिमूव करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि हम हीट एनर्जी फ्लो नहीं कर रहे फिर भी वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन तभी हमें मिलेगा जब इंटरनल एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। इस प्रोसेस को हमेशा रैपिडली परफॉर्म करवाते हैं। एक्सपेंशन जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी टेम्परेचर जो है वो कम होगा, कंप्रेशन होगा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। एक पास पेपर में बाकायदा जो है वो ग्राफ बाकायदा आए हुए हैं, आइसोबैरिक का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, आइसोकोरिक का वर्टिकल है, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का जो ग्राफ है उसमें सिर्फ याद रखना कि इसका कर्वेचर जो है वो कम होता है, इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्रोसेस स्लोली परफॉर्म होता है और ये प्रोसेस जो है वो रैपिडली परफॉर्म होता है। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसकी दो स्टेटमेंट है, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। केल्विन स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन से रिलेटेड जो है और क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर से है। दोनों की स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से आप याद कीजिएगा। अब इसमें एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड जो है वो कार्नोट इंजन की हम बात करेंगे। सेडी कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने एक आइडियल हीट इंजन का जो है वो मॉडल पेश किया था, जबकि पहला हीट इंजन जो है वो जॉर्ज स्टेफन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो पेश किया था। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है, द फर्स्ट हीट इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज स्टेफन।
ये जो है वो आइडियल हीट इंजन है। हकीकी तौर पर ये हीट इंजन नहीं है, एक आइडियल इंजन का मॉडल है जिसे सेडी कार्नोट ने पेश किया था। इसमें जो है वो साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसे कार्नोट साइकिल कहते हैं। अब इसमें हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये इसके 4 स्टेप हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। गैस जब भी एक्सपेंड होती है टेम्परेचर उसका कम हो सकता है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, हीट सप्लाई की जाएगी, प्रोसेस को स्लोली परफॉर्म करवाएंगे, हीट रिजर्वायर के जरिए हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। अगला स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के नतीजे में टेम्परेचर कम होगा, हीट फ्लो क्योंकि नहीं करवा रहे और हीट फ्लो को रोकना भी है तो रैपिडली परफॉर्म करवाएंगे और इंसुलेटर रखेंगे। आइसोथर्मल कंप्रेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट रिजेक्ट की जाएगी क्योंकि गैस के कंप्रेशन के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ेगा। इस प्रोसेस को जो वो स्लोली करवाएंगे क्योंकि हीट रिजेक्ट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, स्लोली परफॉर्म करवाएंगे, कोल्ड बॉडी के जरिए हीट एनर्जी को रिजेक्ट की जाएगी। एडियाबैटिक कंप्रेशन के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट फ्लो नहीं करवानी है इसलिए प्रोसेस को रैपिडली परफॉर्म करवाएंगे और इंसुलेटर रखा जाएगा। अब ये ग्राफ है, इसका ग्राफ में याद रखिएगा ये 1 2 3, 1 जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है, 2 एडियाबैटिक को देखो कर्वेचर बढ़ गया, 3 जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन को और 4 जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन को शो कर रहा है। 1 के दौरान जो हीट सप्लाई की गई थी उसे Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 के दौरान हीट जो रिजेक्ट की गई थी उसे Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी पीवी डायग्राम है। फिर ये फॉर्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल के तौर पर बड़ी अहमियत रखते हैं। वर्क डन का Q1 माइनस Q2, इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट W अपॉन Q1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और इफिशियंसी का एक फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इससे फायदा ये होगा कि आपके सारे फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है वो हीट कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी दी जाती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। फॉर्मूला इसका है Q अपॉन T, यूनिट है जूल पर केल्विन। लेकिन इसमें मास का जिक्र नहीं है, मास का अगर जिक्र आ जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को 1 किलोग्राम के मास को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी दी जाती है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और यहाँ आप सी का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन MT और यूनिट हो जाएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और मोलर स्पेसिफिक हीट, अब किसी भी सिस्टम के किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को शो करने का 2 तरीके, या तो किलोग्राम में शो करो या मोल में। तो अगर मोल में शो करते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगा, तो यहाँ मास की जगह आ जाएगा मोल, सिंपल। तो QNT ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट और फॉर्मूला हो गया जूल पर मोल पर केल्विन। और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में यहाँ यही मसले हैं कि गैस को जब भी हीट एनर्जी दे रहे हैं क्या उसको एक्सपेंड होने का मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा। एक्सपेंड होने का मौका अगर मिलेगा तो वो वर्क डन भी साथ साथ कर रही है, और इसी तरीके से जो है वो अगर एक्सपेंड होने का मौका नहीं मिल रहा तो वर्क डन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसीलिए गैस के जो है वो 2 मोलर स्पेसिफिक हीट है, एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला है NCP डेल्टा T, कांस्टेंट वॉल्यूम का है NCV डेल्टा T। CP माइनस CV इक्वल टू R, ये डेरिवेशन करते हो, ये जरूर याद रखना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू जरूर याद रखना, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। फिर इसके बाद आपको फॉर्मूला याद करने, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, शर्त है टेम्परेचर और मास सेम रहना चाहिए। PV इक्वल टू K इसकी जो है वो अल्टरनेट स्टेटमेंट है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। फिर इसकी मदद से हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन ड्राइव करते हैं, P1 V1 बराबर है P2 V2 के। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और इसकी अल्टरनेट स्टेटमेंट वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट के बराबर होता है, शर्त है कि प्रेशर और मास सेम होना चाहिए। फिर इसकी इक्वेशन है V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम और नंबर ऑफ किसी भी गैस के वॉल्यूम और इसके नंबर ऑफ मोल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और इसकी अल्टरनेट स्टेटमेंट है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहे। फिर इसकी ये एवोगैड्रोस लॉ की इक्वेशन ड्राइव होती है। बॉयल्स लॉ का ग्राफ हाइपरबोला होता है, हाइपरबोलिक शेप का होता है। चार्ल्स लॉ का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन से ये शुरू होगा। जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT है, R की 2 वैल्यू याद रखनी है। R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है, R की वैल्यू ATM DMQ पर मोल पर केल्विन में 0.0821 है। और जनरल गैस इक्वेशन की ये न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 बराबर है P2 V2 अपॉन T2। फिर जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तो आपको मालूम है कि गैस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मुश्तमिल होते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल के दरमियान रैंडम मोशन होती है, मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जब तक चलते हैं, जब तक किसी चीज़ से कोलाइड नहीं करते, इनके दरमियान कोलिजन जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है आपस में भी और विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये तो पॉइंट्स पढ़ते गए, लेकिन इसमें जो 2 मेन पॉइंट्स हैं याद रखिएगा,
1 मीटर क्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की तादाद 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल है। पास पेपर का हिस्सा है। एवरेज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल 3 एक्सपोनेंट -10 मीटर है, ये भी पास पेपर का हिस्सा है, ये जरूर याद रखना। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस जो हम ड्राइव करते हैं इसका फॉर्मूला याद रखना, P बराबर है 1/3 रो व्यू स्क्वायर। फिर इसके बाद के जो है यहाँ आपके पास जो अलग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी में के जो है ये R/Na यानी जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। तो इसको आप जब डिवाइड करते हो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी वैल्यू अच्छे से याद रखना। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3p/रो, इसी से बनाइए, 3 वहाँ ले गए, रो नीचे आ गया, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं 3RT/m। यहाँ कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास को शो करता है और 3KT/m ये m जो है वो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का है, ये एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम मालूम करते हैं 3/2 kT, ये मॉलिक्यूल है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पूरे एक मोल की जो हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है 3/2 RT, ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बेतरतीबी होती है उसकी मेजरमेंट को हम एंट्रोपी कहते हैं। मिसाल के तौर पर सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान वाइब्रेशनल मोशन होता है तो एंट्रोपी सबसे कम होती है। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हीटअप करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट अगर हो रहा होता है तो इसकी एंट्रोपी में क्या होता है, इजाफा होता है, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ गया। लेकिन अब लिक्विड को मजीद हीटअप करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, बेतरतीबी और बढ़ जाती है, एंट्रोपी और बढ़ जाती है। सेम इसका अपोजिट कर लो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंट्रोपी कम होगी, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो डेल्टा एस बराबर है डेल्टा Q/T, यूनिट है जूल पर केल्विन। अब हीट सप्लाई की जाएगी तो एंट्रोपी पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट की जाएगी तो एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोस अ चेंज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आइदर रिमेन कांस्टेंट और इट इंक्रीजेस। अब देखो भाई, हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन अगर अब एक ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, जिसमें ना हीट सप्लाई कर सकते हैं ना हीट रिमूव कर सकते हैं, तो उसके हवाले से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोस अ चेंज, अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें अगर तब्दीली आती है तो या तो एंट्रोपी जो होगी सिस्टम की सेम रहेगी या एंट्रोपी में क्या होगा, इजाफा होगा। ये है स्टेटमेंट एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर फाइनली जो है वो हीट और टेम्परेचर के दरमियान बेसिक पता होना चाहिए। हीट जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फॉलो करती है, और टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। फिर हीट की आपके पास जो है वो कुछ यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है, 1 BTU जो है वो 1055 जूल के बराबर है, 1 BTU 252 कैलोरी के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के बराबर है। तो ये जो कन्वर्जन है ना, एनर्जी वाली कन्वर्जन, वो छोटी छोटी आपने जो है वो ज़रूर याद रखना है, ये कन्वर्जन के सवाल आते हैं। फिर टेम्परेचर में आपको जो है वो सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान रिलेशन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के दरमियान रिलेशन, फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान रिलेशन, ये न्यूमेरिकल के लिहाज से है। और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे बराबर हो जाते हैं, -40 पे। केल्विन और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे बराबर होते हैं, 574.25। और केल्विन और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केल्विन की जो भी वैल्यू होगी सेंटीग्रेड हमेशा उसके मुकाबले में 273 क्या होगा, कम होगा। तो ये सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन फॉर्मूले थे, ये सारी चीजें हो गई। छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी डेफिनेशंस की करनी है, तो ये चैप्टर आसानी आपका जो है वो कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।